गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो हम लोगों ने चैप्टर 1 ही अभी तक किया है। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। इनकम टैक्स इज पेएबल बाय एवरी पर्सन ऑन हिज इनकम विच इज अर्न्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एट द रेट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर। वहाँ पे हमने पर्सन का डेफिनेशन देखा था। पर्सन 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड AJP। ये टोटल 7 कैटेगरीज के अंदर पर्सन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा था इनकम का मीनिंग। इनकम जो है उसको डिफाइन किया गया है इन इंक्लूसिव मैनर। लिस्ट ऑफ इनफ्लोज दिए हैं, वो तो इनकम है ही, बट उसके अलावा और भी चीज़ें इनकम हो सकती हैं। इनकम को टोटल 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। जब आप ये पांचों हेड को ऐड कर देते हो तो आंसर जो आपको मिलता है दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, और उसमें से आप माइनस क्या करोगे, डिडक्शंस, तो आपको मिल जाएगा नेट टोटल इनकम। और जो आपकी नेट टोटल इनकम आई उस पर आपको देना पड़ेगा टैक्स। फिर हमने देखा था प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न इनकम, असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच यू पे टैक्स। उसके बाद हम लोगों ने वहीं पे एक ब्रोकन प्रीवियस ईयर करके पढ़ा था कि समझो आप लोगों ने मिडल ऑफ द ईयर में इनकम कमाना स्टार्ट किया, तो आपका प्रीवियस ईयर कौन से दिन से स्टार्ट होगा, जिस दिन से आपने इनकम कमाना स्टार्ट किया है, एंड एंड होगा ऑन 31 मार्च। बट उसके बाद से इट विल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। फिर हमने टैक्स रेट्स पढ़ना स्टार्ट किए थे। आपको मैंने एक टेबल बना के सिखाया था। पहले तो याद करो, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP दे आर लाइबल टू पे बेसिक टैक्स एज पर स्लैब रेट्स। सरचार्ज का पहला रेट क्या था, रेट 10%। कब लगेगा, इफ इनकम इज मोर देन। सेकेंड रेट, इफ इनकम इज मोर देन। थर्ड रेट, इफ इनकम इज मोर देन। एंड लास्ट रेट, इफ इनकम इज मोर देन। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड पार्टनरशिप फर्म बेसिक टैक्स, सरचार्ज का रेट इफ इनकम इज मोर देन। इन केस ऑफ इंडियन कंपनी बेसिक टैक्स, सरचार्ज का पहला रेट इफ इनकम इज मोर देन। सेकेंड रेट इफ इनकम इज मोर देन। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी बेसिक टैक्स, सरचार्ज का पहला रेट इफ इनकम इज मोर देन। सेकेंड रेट इफ इनकम इज मोर देन। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अच्छा, उसके बाद इंडियन कंपनी को या तो 30 लगेगा या फिर 25। कब, जब 2 साल पहले का टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़। आपको करंट ईयर का टर्नओवर नहीं देखना है, लास्ट ईयर का नहीं देखना है, लास्ट टू लास्ट ईयर। अब स्लैब रेट्स पे अगर हम आए तो स्लैब रेट्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, सेकेंड रेसिडेंट, एंड लास्ट में 6 लोग फॉल हो रहे थे, HUF, AOP, BOI, AJP, रेसिडेंट लेस देन 60 ईयर्स एंड नॉन रेसिडेंट। अब पहले में स्लैब रेट था 0 से लेके नील, 3 लाख से लेके 5%, 5 लाख से लेके 20% एंड अबाउट 10 लाख। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 0 से लेके 5 से रेट अबाउट 10। इन केस ऑफ अदर्स लास्ट कैटेगरी 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, अबाउट 10 lakhs। फिर हम लोगों ने एक रीबेट का कॉन्सेप्ट किया था। रीबेट का जो बेनिफिट है वो तभी मिलता है जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs। मैक्सिमम रीबेट कितना मिल सकता है, रीबेट माइनस कहाँ से होता है, टोटल टैक्स के बेसिक टैक्स, बेसिक टैक्स। और लास्ट में हम लोगों ने जाते जाते एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट किया था। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा तब जब सरचार्ज लग रहा होगा। सरचार्ज लग रहा है तो मार्जिनल रिलीफ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करता है, बराबर।
अब हम लोगों को चैप्टर नंबर 1 में ही एक लास्ट पार्ट डिस्कस करना है आज। ये जो नोट है, ये नोट एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP को। ये जो नोट है वो किस किस को एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP को। ये 5 लोगों को ये नोट एप्लीकेबल है। ये 5 लोगों को स्लैब रेट्स लगते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें मैंने आपको सिखाया था कि ये 5 लोगों को जो टैक्स लगता है वो लगता है एज पर स्लैब रेट्स। नाउ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये जो 5 लोग हैं ना, ये 5 लोग, ये 5 लोगों को क्या बोला गया है कि आपको जो मैंने टैक्स रेट सिखा है ना, उसको हम बोलते हैं ऑप्शनल स्कीम। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑप्शनल स्कीम। ये 5 लोगों के लिए और एक स्कीम बनाया गया है एंड दैट इज डिफॉल्ट स्कीम। अब से ये सेक्शन याद रखना, 115 BAC करके, 115 BAC। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP के लिए क्या बनाया है उन्होंने? ऑप्शनल स्कीम एंड डिफॉल्ट स्कीम। ऐसे 2 स्कीम्स बनाई हैं। अब ये 2 स्कीम्स का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP आप लोग सब बाय डिफॉल्ट 115 BAC में ही कवर्ड हो, इसीलिए स्कीम का नाम है डिफॉल्ट स्कीम। अगर आप लोगों को डिफॉल्ट स्कीम में नहीं रहना है तो आप लोगों को डिफॉल्ट स्कीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। अब मैंने जो आपको अभी तक स्लैब रेट सिखाया, मैंने जो अभी तक आपको रिबेट का कॉन्सेप्ट सिखाया, वो सब मैंने सिखाया है अंडर ऑप्शनल स्कीम। अब क्वेश्चन आता है, सर ये ऑप्शनल स्कीम और डिफॉल्ट स्कीम में फर्क क्या है? पहला ही डिफरेंस है बेसिक टैक्स के अंदर। बेसिक टैक्स में आपने यहां पे पता है 3 कैटेगरीज पढ़ी, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन एंड अदर्स। अदर्स में टोटल 6 लोग कवर हो रहे थे। ये मैंने आपको स्लैब रेट्स कब सिखाए थे? नोट नंबर 1 में, बराबर। डिफॉल्ट स्कीम क्या बोलता है पता है? डिफॉल्ट स्कीम में लिखा है देयर इज ओनली 1 स्लैब रेट, 0 से लेके 3 लाख, नील, मोर देन 3 लाख अप टू 7 लाख 5%, मोर देन 7 लाख अप टू 10 लाख 10%, मोर देन 10 लाख अप टू 12 लाख 15%, more than 12 lakhs up to 15 lakhs 20%, and more than 15 lakhs 30%। आप देखो, आपको एक नए स्लैब रेट्स दिख रहे हैं अभी, और ये जो नए स्लैब रेट्स हैं, ये स्लैब रेट्स आप लोगों को फॉलो करने हैं अंडर सेक्शन 115 BA। अब आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन रहो, आप रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन रहो, आप अदर्स रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैक्स रेट विल रिमेन सेम फॉर ऑल दी असेसीज। फॉर ऑल दी असेसीज टैक्स रेट विल रिमेन सेम। मतलब डिफॉल्ट स्कीम जो है ना, डिफॉल्ट स्कीम, ये डिफॉल्ट स्कीम के अंदर आप लोगों के जो स्लैब रेट्स हैं ये कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। आप कोई भी रहो, HUF रहो, AOP रहो, BOI रहो, AJP रहो, रेसिडेंट लेस देन 60, मोर देन 60, रेसिडेंट लेस देन 80, मोर देन 80, कोई कुछ भी एज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाले स्लैब रेट्स लगेंगे। तो 115 BAC क्या बोल रहे हैं? 115 BAC खुद एक स्लैब रेट बताता है कि असेसी हम तुझे ये स्लैब्स के हिसाब से टैक्स भरने को बोलेंगे। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, समझो आपकी एज अभी रेसिडेंट, आप रेसिडेंट हो और आपकी एज लेस देन 60 इयर्स है। कौन से स्लैब रेट आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं? जो डिफॉल्ट स्कीम में दिए गए वो, कि जो ऑप्शनल स्कीम में है वो? थोड़ा सा सोच के बताना, कौन से स्लैब रेट्स बेनिफिशियल है? कहां पे आपका टैक्स कम लग रहा है आपको आएगा?
आपकी एज क्या है, लेस देन 60, आप रेसिडेंट हो। चलो तो इधर बेसिक टैक्स क्या हो जाएगा आपका, 0 से लेके 2,50,000। अरे अदर्स में चले जाओगे ना तो 0 से 2,50,000, 250 से 5, 5 to 10 एंड अबाउट 10। वो वाला बेनिफिशियल है आपके लिए कि 0 to 3, 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15, अबाउ 15। कौन सा बेनिफिशियल है? 100% डिफॉल्ट है यार। अरे भाई 10 लाख के ऊपर उधर 30% लगता है, इधर 15 लाख के बाद 30% लगता है। उधर अपने को 5 के बाद डायरेक्टली 20% पे जाते हैं अपन, इधर 5 के बाद 10 भी है, 15 भी है, फिर 20 है। सो अगर आप बोलोगे टैक्स कैलकुलेशन, तो कहने से टैक्स कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से डिफॉल्ट स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल है। अब गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन क्या बनाया है, आप सब लोग 115 BSE में ही कवर्ड हो। इट इज अ डिफॉल्ट स्कीम। इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP जिनको स्लैब रेट लग रहा है, आप सब लोग 115 BSE में ही कवर्ड हो। सर अच्छा ही है 115 BSE में हम कवर्ड है तो हमारा तो टैक्स कम लग रहा है, लेकिन ध्यान से सुनो, 115 BSE क्या बोल रहा है पता है? 115 BSE कि हम आपको ये वाले स्लैब रेट्स तो लगाएंगे, हम आपको ये वाले स्लैब रेट्स तो लगाएंगे, लेकिन 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 आपको हम टैक्स के अंदर बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन हम आपके हाथ से कुछ और बेनिफिट्स है ना वो छीन लेंगे। आपके हाथ से कुछ बेनिफिट्स हम छीन लेंगे और फिर हम तुम्हें ये डिफॉल्ट स्कीम के बेनिफिट्स देंगे, ये वाले स्लैब रेट्स के। सर ये समझा नहीं हम लोग को, समझाता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान देना सब। 5 हेड्स ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम, पांचों हेड को ऐड करते हो तो क्या मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम। माइनस क्या करते हो आप लोग? कौन से सेक्शंस है? 80C से लेके 80U तक, क्या मिलता है उसके बाद? नेट टोटल इनकम। अब है ना ऑप्शनल स्कीम क्या बोलता है पता है? ऑप्शनल स्कीम कि आप सारे डिडक्शन माइनस करो और फिर आप अपनी नेट टोटल इनकम निकालो, उस पे हम आपको ये वाले स्लैब रेट्स लगवाएंगे। जबकि डिफॉल्ट स्कीम क्या बोलता है पता है? कि ये GTI में से हम आपको कुछ ही डिडक्शंस माइनस करने देंगे, ओनली सम डिडक्शन, और आपकी NTI जो आएगी कहने से उस पे ये वाले स्लैब्स लगाएंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसा हो चुका है तुम्हें समझ में आ रहा हो तो, ऑप्शनल स्कीम में आपकी इनकम कम होगी बट टैक्स रेट ज्यादा है। डिफॉल्ट स्कीम में आपका इनकम ज्यादा होगा, टैक्स रेट कम है। अब बैठा दिमाग में? तो आपको बेनिफिट दे रहे ये स्लैब्स का, बट आपकी जब इनकम कैलकुलेट होगी ना तब आपके हाथ से कुछ बेनिफिट्स छीन लिए जाएंगे। आपके हाथ से कुछ बेनिफिट्स क्या कर लिए जाएंगे? छीन लिए जाएंगे। तो आपके हाथ से कुछ बेनिफिट्स चले जाएंगे, वो बेनिफिट्स क्या क्या जाएंगे वो अपन बाद में देखते हैं। बट तुम समझो आज तुम्हें यहां पे टैक्स कम लग रहा है, बट टैक्स कम लग रहा है उसके सामने डिसएडवांटेज क्या है कि इनकम कैलकुलेट करते वक्त आपके हाथ से कुछ बेनिफिट्स छीन लेंगे, तो आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी और टैक्स कम। और अब यहां पे आपकी इनकम कम होगी क्योंकि सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, बट उधर टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं। सर हमें फॉलो क्या करना है? प्रैक्टिकली मैं बताता हूं, अभी हमने सेक्शन डिटेल में नहीं पढ़ा है, डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा मैं। प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, दोनों में टैक्स कैलकुलेट करते हैं और जो ज्यादा बेनिफिशियल है उस हिसाब से पे करते हैं, जो ज्यादा बेनिफिशियल है उस हिसाब से पे करते हैं। सो अब ये वाला प्रोविजन या ये वाली नोट एप्लीकेबल किसको है? सिर्फ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड AJP, वो दिमाग में पहले तो डाल दो। उसके अलावा किसी को भी एप्लीकेबल नहीं है। इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड AJP, ये 5 ही लोगों को एप्लीकेबल है। अब जिनको स्लैब रेट लग रहा है उनको ये एप्लीकेबल है। ऑप्शनल स्कीम है, डिफॉल्ट स्कीम है। डिफॉल्ट स्कीम के अंदर 115 BSE करके सेक्शन है, ये 115 BSE में अलग से स्लैब रेट्स दिए हैं। अब अगर मैं बात करूं सरचार्ज की, सरचार्ज, तो सरचार्ज में आपने क्या पढ़ा था? इफ इनकम इज मोर देन 50 lakhs
more than 1 crore, more than 2 crores and more than 5 crores. 10%, 15%, 25% and 37%. ये सरचार्ज के रेट्स हैं. अब जो अपना डिफॉल्ट स्कीम है, यहां पे सरचार्ज के क्या रेट्स हैं? इनकम मोर देन 50 lakhs, मोर देन 1 crore, मोर देन 2 crore, 10%, 15% एंड 25%. खत्म. 37% वाला रेट नहीं है. कहां पे? डिफॉल्ट स्कीम में. तो डिफॉल्ट स्कीम में 37% वाला रेट नहीं आएगा. सिर्फ 3 ही रेट्स हैं, 10, 15 एंड 25. HEC का क्या होगा? HEC 4%, HEC 4%. वो कॉमन है, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अब लास्ट पॉइंट क्या चेक करना है अपने को? तो लास्ट पॉइंट अपने को सीखना है रीबेट. ध्यान देना. रीबेट अंडर सेक्शन 87A. कब मिलता है रीबेट अंडर सेक्शन 87A? कंडीशन नंबर 1 आप क्या होने चाहिए बोलो? रेसिडेंट. कंडीशन नंबर 2 आप कौन होने चाहिए? इंडिविजुअल. एंड कंडीशन नंबर 3 आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs. तो आप पहले क्या कैलकुलेट करोगे? बेसिक टैक्स, और उसमें से क्या माइनस करोगे? रीबेट. और बचा हुआ जो बेसिक टैक्स है उसमें ऐड करोगे HEC. मैक्सिमम रीबेट कितना मिलता है? 12,500. बढ़िया. अब रीबेट कितना होगा? आइदर अमाउंट ऑफ बेसिक टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर. ये आपका हो गया रीबेट. अब आ रहा है रीबेट अंडर विच स्कीम? डिफॉल्ट स्कीम. डिफॉल्ट स्कीम में आपका रीबेट कितना? ध्यान से समझो. वापस से 2 कंडीशन कॉमन है. क्या? रेसिडेंट होने चाहिए एंड नंबर 2 इंडिविजुअल होने चाहिए. अब इसके अंदर देयर आर 2 पार्ट्स. ध्यान से सुनना. कंडीशन नंबर 3A आपकी इनकम होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 7 lakhs. कितनी होनी चाहिए इनकम? लेस देन और इक्वल टू 7 lakhs. एंड सेकेंड पार्ट आएगा 3B. आपकी इनकम अगर 7 लाख से ज्यादा है तो क्या? थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो यू विल गेट अ क्लैरिटी. जैसे यहां पे इनकम होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs, वैसे यहां पे इनकम होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 7 lakhs. अब आप क्या कैलकुलेट करो? पहले तो बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो. बेसिक टैक्स माइनस क्या करोगे बोलो? उसमें से रीबेट. और जो आंसर बचेगा उसमें क्या ऐड करोगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. अब कितना रीबेट मिलेगा? तो आइदर अमाउंट ऑफ बेसिक टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर. कितना है मैक्सिमम रीबेट बोलो? 25,000 मैक्सिमम है. अब मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा ना एक पॉइंट समझो. आप मुझे डिफॉल्ट स्कीम में 7 लाख पे कितना टैक्स आ रहा है वो बता सकते हो? 7 लाख पे डिफॉल्ट स्कीम में कितना टैक्स आएगा वो बताओ ना जरा. कितना टैक्स आएगा? 20,000 टैक्स आएगा. 7 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 20,000 आएगा. बराबर के नहीं? आपका रीबेट देखो कितना है? 25,000. क्यों समझना है आप लोगों को क्यों ऐसा हुआ? लास्ट ईयर तक है ना, लास्ट ईयर तक ये स्लैब्स ऐसे थे 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 एंड अबाउ 15. ये ओल्ड स्लैब्स थे. ओल्ड स्लैब के हिसाब से 7 लाख पे टैक्स बताओ ना कितना आ रहा है ओल्ड स्लैब्स के हिसाब से.
ओल्ड स्लैब्स के हिसाब से टैक्स बताओ कितना आ रहा है? 25,000 आ रहा है। 0 to 3 लाख नील, 3 लाख से लेके 6 लाख पे 5% जो आएगा 15,000 रुपया, और 6 लाख से लेके 7 लाख 10%, 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000। 10,000 प्लस 15,000 25,000 आया। इन्होंने क्या किया पता है? इस साल स्लैब रेट चेंज किए, 0 से 3 वही रखा, 3 to 6 के बदले इधर 3 to 7 किया। रीबेट चेंज करना ही भूल गए, रीबेट चेंज करना ही भूल गए, और इसीलिए रीबेट कितना आ रहा है अभी भी? 25,000। तो स्लैब्स चेंज हो गए, अकॉर्डिंगली सामने रीबेट भी उतना होना चाहिए था, बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शॉर्ट में अभी मैं ऐसे बोल सकता हूं 7 लाख की इनकम पे हमें टैक्स आएगा ही नहीं, वैसे देखने चाहे तो। क्यों? क्योंकि 7 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 20, उतना ही हमें रीबेट भी मिल जाएगा 20, फाइनल टैक्स इज 0, फाइनल टैक्स इज 0। अब यहां पे इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लैक्स है तो 12,500 रीबेट है। इधर इनकम लेस देन 7 लैक्स है, लेस देन इक्वल टू, तो रीबेट इज 25,000। अब जब आप डिफॉल्ट स्कीम में हो, ध्यान से सुनना, अब आप जब डिफॉल्ट स्कीम में हो तो वहां पे अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो आपको रीबेट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, डिपेंड्स। हां, अगर मैं ऑप्शनल स्कीम की बात करूं और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, कंफर्म रीबेट नहीं मिलेगा, कंफर्म नहीं मिलेगा। बट डिफॉल्ट स्कीम में वो लोग ने क्या रूल बनाया है कि डिफॉल्ट स्कीम में वो लोग ने बोला है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, रीबेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा। क्वेश्चन यार है किस पे डिपेंड करेगा, कैसे मिलेगा? सुनो, इनकम अगर आपकी 7 लाख से ज्यादा है, लेट अस टेक एग्जांपल एंड लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट रीबेट। अपन एग्जांपल लेते हैं कि आपकी इनकम 7,15,000 है, 7,15,000, 7 लाख से ज्यादा है। पहले तो आप मुझे इस पे बेसिक टैक्स निकाल के देंगे, कितना आ रहा है? 7,15,000 पे एज पर दिस स्लैब रेट्स, ये वाले स्लैब रेट्स को ध्यान में रखें। बोलो कितना आ रहा है? 21,500 आया ये। 0 से लेके 3 लाख तक नील, फिर 3 लाख से लेके 7 लाख तक 5% जो आएगा 20,000, और फिर 7 लाख के ऊपर जो 15,000 की इनकम है उस पर 10% जो आएगा 1,500, 20,000 प्लस 1,500, 21,500। बेसिक टैक्सेस 21,500। बोलो समझा इतना? अब अपन इसमें से क्या माइनस करेंगे? रीबेट। रीबेट के लिए बनेगा वर्किंग नोट, जो भी अमाउंट बचा उसमें ऐड होगा HEC, उसमें HEC ऐड होगा। ध्यान से सुनो। अब फ्रेंड्स कितना रीबेट मिलेगा? तो मैंने क्या बोला, रीबेट के लिए क्या बनाने का है? वर्किंग नोट। चलो वर्किंग नोट बहुत इजी, तुम समझ जाओगे अभी। इनकम एंड टैक्स थोड़ा सा समझो, बहुत इजी है। अगर आपकी इनकम 7 लाख होती, 7 लाख इक्वल टू 7, इक्वल टू, आपका टैक्स कितना आता? 7 लाख के ऊपर 20 आता और रीबेट 20 हो जाता ना, तो मैं बोल सकता हूं टैक्स 0 आता अपना, बराबर ना? 20 टैक्स आता और 20 रीबेट हो जाता, तो टैक्स कितना? 0। मतलब अगर मैं 7 लाख कमाऊं तो टैक्स कितना? 0। मैंने ना 7,15,000 कमाया, 7,15,000, 15,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, सामने देखो मेरा टैक्स 21,500 हो गया। मतलब ये सिचुएशन कैसी आ गई? जितना मैंने एक्स्ट्रा कमाया नहीं, उससे ज्यादा तो मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है। सो एक्स्ट्रा इनकम विच आई हैव अर्न्ड इज लेस देन एक्स्ट्रा टैक्स। तो इसीलिए हम आपको क्या दे देंगे? रीबेट, और एल्स यू कैन से दिस इज सिमिलर टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ
कितना मार्जिनल रिलीफ दे देंगे? 21,500 माइनस 15,000 जो आएगा 6,500, और 6,500 आप माइनस करो इधर से, कितना बच गया? 15,000, और फिर HEC आ जाएगा 600, 15,600। बैठा दिमाग में? रिबेट आ भी सकता है और रिबेट नहीं भी आ सकता। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल कि आपकी इनकम समझो क्या 8 लाख रुपया है। चलो 8 लाख पे आप मुझे बेसिक टैक्स बताएंगे कितना है बेसिक टैक्स? कितना आएगा? 30,000। क्या माइनस करोगे? रिबेट। क्या बनाओगे रिबेट के लिए? वर्किंग नोट। उसके बाद क्या ऐड करोगे? HEC। चलो वर्किंग नोट पे आते हैं। अगर आपकी इनकम बोलो कितनी होती? 7 लाख, कितना टैक्स आता आपका? बोलो 0। अभी आपकी इनकम कितनी है? 8 लाख, टैक्स कितना आ रहा है? 30,000। कितना एक्स्ट्रा कमाया? 1 लाख, एक्स्ट्रा टैक्स कितना जा रहा है? 30,000। सो एक्स्ट्रा इनकम इज मोर देन, देयर विल बी नो रिबेट, कोई रिबेट नहीं। बट ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑप्शनल स्कीम में नहीं लगाने का। इनकम मोर देन 5 लाख, रिबेट मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, ऐसा नहीं मिलेगा उधर कभी ऑप्शनल स्कीम में। डिफॉल्ट स्कीम में अपने को इनकम लेस देन और इक्वल टू 7 रहा तो मिलेगा ही। इनकम मोर देन 7 रहा तो रिबेट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। सो अब ये इंडिविजुअल HUF, AOP, BOIN, AJP के पास है ना, क्या आ चुका है? ऑप्शन, आइदर पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट स्कीम और पे टैक्स अंडर ऑप्शनल स्कीम। आप लोग सब बाय डिफॉल्ट 115 BAC में ही कवर्ड हो, बट अगर आपको 115 BAC फॉलो नहीं करना है तो यू ऑप्ट आउट ऑफ 115 BAC। 115 BAC में से बाहर निकल जाओ। अब ध्यान से समझो, 115 BAC में आपको बेनिफिट मिल रहा है टैक्स रेट का, कि हम आपको टैक्स कम लगाएंगे, बट अंडरस्टैंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो अंडर 115 BAC। क्या डिसएडवांटेज? कि आपकी जब इनकम कैलकुलेट की जाएगी ना, वो इनकम के अंदर हम आपके हाथ से कुछ बेनिफिट्स छीन लेंगे। हम आपके हाथ से कुछ बेनिफिट्स छीन लेंगे, आपके हाथ से कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको। तो होगा क्या? 115 BAC में आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी, आपकी इनकम ज्यादा होगी और टैक्स कम होगा, टैक्स कम लगेगा। सो अब ये 115 BAC का कॉन्सेप्ट है पूरा। एक गलती जो आपके साइड से नहीं होनी चाहिए, भूलना नहीं, ये स्कीम कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी पे अप्लाई नहीं होता है, ओनली इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP। अब क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में कि सर आप बोल रहे हो कि हमारे हाथ से कुछ बेनिफिट्स छीन लिए जाएंगे। कौन से बेनिफिट्स छीन लिए जाएंगे? तो जो बेनिफिट्स छीन लिए जाएंगे ना, उसका पूरा लिस्ट है, पर उसके लिए पहले आपको बेनिफिट पता होने चाहिए। तो पहले आप बेनिफिट समझोगे तो मैं आपको बोल सकता हूं कि ये बेनिफिट ऑप्शनल में मिलता है और डिफॉल्ट में नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको पहले बेनिफिट पता होने चाहिए कि ये बेनिफिट है। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे ना, उसमें वो सारे बेनिफिट्स पढ़ाए जाएंगे और फिर आपको बोला जाएगा कि दिस बेनिफिट इज देयर अंडर ऑप्शनल एंड दिस बेनिफिट इज देयर अंडर डिफॉल्ट। ये बेनिफिट ऑप्शनल में, ये डिफॉल्ट में, ये ऑप्शनल में, ये डिफॉल्ट में नहीं है। ये सब आपको बाद में समझेगा। तो अभी हम 115 BAC सेक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ऐसे 2 स्कीम्स बनाई गई है, क्योंकि आपको पहले बेनिफिट मुझे समझाने पड़ेंगे। एंड बेनिफिट एक चैप्टर में नहीं आता है, हर एक चैप्टर में थोड़े थोड़े बेनिफिट्स दिए गए। सो कुछ बेनिफिट्स छीन लिए गए। कौन से बेनिफिट्स छीन लिए गए, उसके लिए पहले बेनिफिट समझने पड़ेंगे। तो ये सेक्शन कंप्लीट कब होगा पता है? अपने लास्ट लेक्चर में, क्योंकि लास्ट लेक्चर तक आपको सिखाया जाएगा ना सब कुछ कि कौन कौन से क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो सारे बेनिफिट्स जब सिखाए जाएंगे तब आपको बताया जाएगा कि ये बेनिफिट ऑप्शनल में मिलता है, डिफॉल्ट में नहीं मिलता।
तो अभी बेनिफिट्स पढ़ के कोई मतलब नहीं है, बेनिफिट्स अभी अपन देखेंगे भी नहीं। जब जब आगे चैप्टर में कोई बेनिफिट आएगा और वो बेनिफिट अगर डिफॉल्ट स्कीम में नहीं मिल रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नहीं मिल रहा है डिफॉल्ट में। मैं कुछ ना बोलूं तो अंडरस्टैंड दैट बेनिफिट इज अवेलेबल अंडर बोथ ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट स्कीम। मैंने ये नहीं बोला है सारे बेनिफिट्स हटा दिए हैं, मैंने बोला है कुछ बेनिफिट्स आपके हाथ से छीन लिए गए। गया भेजे में आपके। अब आपको पहले तो इधर कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे पूछो। ये स्कीम में ये रिबेट वाला पॉइंट समझा आप लोगों को सबको, कैसे कैलकुलेशन करना है। 7 लाख तक इनकम है तो रिबेट कंफर्म मिलेगा। 7 लाख के ऊपर गया तो रिबेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और कैलकुलेशन विल बी सिमिलर टू मार्जिनल रिलीफ। अच्छा सर, क्या यहाँ पे भी मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा क्या? मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, आंसर इज यस। जहाँ पे सरचार्ज लग रहा है वहाँ पे मार्जिनल रिलीफ आएगा ही। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जब आप ऑप्शनल स्कीम में थे ना तो आपने मार्जिनल रिलीफ 4 बार कैलकुलेट किया था, 4 बार। जब आपकी इनकम 10% से थोड़ी ज़्यादा थी, जब आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ी ज़्यादा थी, जब आपकी इनकम 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा, 2 करोड़ और 5 करोड़। तुम समझ पा रहे हो? तो डिफॉल्ट स्कीम में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा बट 3 बार ही आएगा। जब आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ी ज़्यादा है, जब आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, या जब आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है। 5 करोड़ से ज़्यादा में सरचार्ज थोड़ी चेंज हो रहा है, सरचार्ज तो सेम ही है, तो उधर तो आप वैसे भी मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा। तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा, सब जगह पे आएगा। जहां पे सरचार्ज लग रहा है वहां पे मार्जिनल रिलीफ आएगा, आएगा और आएगा। बोलो समझा? अब पहले तो आप लोग ये प्रोविजन लिख लोगे नेक्स्ट नोट बना के, फिर आप मुझे 3 केसेस सॉल्व करके दोगे मार्जिनल रिलीफ के। क्या 3 केसेस है? इनकम 51 लाख, इनकम 1 करोड़ 1 लाख एंड इनकम 2 करोड़ 1 लाख। बट ये कहां पे कैलकुलेट करके दोगे आप मुझे? डिफॉल्ट स्कीम, क्योंकि आपने ऑप्शनल में पहले ही कर लिया है। अब मुझे आप डिफॉल्ट में कैलकुलेट करके दोगे, ठीक है? चलो पहले ये लिखो, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो गया ये? अभी आप मुझे डिफॉल्ट स्कीम में 3 केसेस सॉल्व करके दो। आपकी इनकम केस 1 51 लैक्स है, केस 2 1 करोड़ 1 लाख है, केस 3 2 करोड़ 1 लाख है। कंप्यूट टैक्स पेएबल। अंडर डिफॉल्ट स्कीम। सर 2 मिनट बाद अपन डिस्कस करते हैं। भूल गए काम? एक बताता हूं मैं, आपकी इनकम 51 लैक्स है, ठीक है? अब देखो इधर देखो, बेसिक टैक्स किया आपने कैलकुलेट 51 लैक्स पे, कितना है आपका बेसिक टैक्स? 12,20,000। जरा वेरीफाई करना, आया 12,20,000 प्लस इधर अपन सरचार्ज ऐड करेंगे 10% के हिसाब से, टोटल निकालो कितना आ रहा है? 1342। फिर अपन आते थे मार्जिनल रिलीफ पे। मार्जिनल रिलीफ के लिए अपन क्या बनाते थे? वर्किंग नोट एंड लास्ट में HEC ऐड करते थे। पहले तो यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप पूछो मुझे। ये समझा? इसमें कैलकुलेशन समझा है 12,20,000 का, ठीक है? अब आज से वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट में अपन क्या दिखाते थे कि अगर हमारी इनकम 50 लैक्स होती इक्वल टू, तो हमारा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आता? तो अगर हमारी इनकम इक्वल टू 50 लाख होती तो सरचार्ज तो लगता नहीं, सिर्फ बेसिक टैक्स आता। कितना आया आपका? परफेक्ट 11,90,000। और अभी अपनी इनकम है 51 लाख,
तो टैक्स कितना आ रहा है 13,42,000, एक्स्ट्रा इनकम इज 1 लाख एंड एक्स्ट्रा टैक्स कितना आ रहा है 1,52,000। तो आपका रिलीफ आ गया 52,000 का। दिस इज एक्स्ट्रा इनकम ना, और ये है एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा इनकम इज लेस देन एक्स्ट्रा टैक्स, जितना कमा रहे उससे ज़्यादा टैक्स जा रहा है। 52,000 का रिलीफ। अब कुछ कैलकुलेशन नहीं समझा है तो आप पूछो मुझे, आपने कहाँ गड़बड़ की? ये कैसे आया वो समझा आपको, लेकिन कि नहीं समझा अभी भी? 15 लाख तक आपका टैक्स है ना, कुछ 1,40,000 आएगा, देख लो डिफॉल्ट स्कीम में। 15 लाख पे आपका टैक्स 1,40,000 आएगा। 15 लाख के ऊपर कितनी इनकम है तो 51 लाख माइनस 15 लैक्स करो, 36 लैक्स पे 30% प्लस 1,40,000 जो 15 लाख पे टैक्स है। नंबर बोल। व्हाट्सएप कर दो। Yes. હવે આ તો ખાલી પાર્ટ ઓફ ધી અનાઉન્સમેન્ટ હતી. નાઉ દે વિલ ગીવ એકચ્યુઅલ ફાઇનાન્સ બિલ. બધી અમેન્ડમેન્ટ્સ નો અનાઉન્સ કરે, નહીં તો પછી 2 દિવસ લાગી જશે. So entire announcement will be through a finance bill which will be circulated now and it will pass through Lok Sabha and Rajya Sabha and then it will become finance. वो लोग ने टैक्स बोला है ना 12 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ रिबेट। जैसा वो 7 लाख पे नहीं लगता है ना, वैसा है। ये जो भी आया बजट अभी 1 फेब को, वो आपको एप्लीकेबल नहीं है, तो डोंट वरी, वो आपको नहीं आएगा कुछ भी उसमें से। चलो 1 करोड़ 1 लाख पे मुझे डायरेक्ट मार्जिनल रिलीफ बताओ कितना आ रहा है सर जी, आप बताएंगे? 69,000 जरा चेक कीजिए। 69,000 is amount of marginal relief on 1 करोड़ 1 लाख, बराबर 2 करोड़ 1 लाख। सर आप बताएंगे? 5,06,500। चेक करो सब लोग। मैं डायरेक्टली मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट बता रहा हूँ। मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट इज 5,06,500, बराबर। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। ओके चलो, अब ये आंसर्स लिख लो। जिसका भी नहीं आया एक बार घर पे प्रैक्टिस करो। इनकेस अगर नहीं आता है तो कल पूछना मुझे आके पहले। चलो अब यहां पे ध्यान दो, एक लास्ट पॉइंट और फिर अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर? 5। पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी,
थर्ड बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस क्या करोगे आप? डिडक्शंस। सेक्शन नंबर 80C से लेके 80U तक फिर क्या मिलेगा आपको? नेट टोटल इनकम। और यही नेट टोटल इनकम पे यू विल कैलकुलेट बेसिक टैक्स। अगर रिबेट एप्लीकेबल है तो वो माइनस करोगे, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो वो ऐड करोगे, अगर मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल है तो वो माइनस करोगे। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? एंड लास्ट में HEC ऐड करोगे, फाइनल टैक्स मिल जाएगा आपको। अब है ना एक प्रोविजन है क्या, ये जो नेट टोटल इनकम है ना, नेट टोटल इनकम, इसको आपको राउंडिंग ऑफ करना होता है। क्या करना होता है? राउंडिंग ऑफ। अब उसका सेक्शन है 288A करके, और जो फाइनल टैक्स आया ना, इसको राउंडिंग ऑफ करना होता है। इसका सेक्शन नंबर है 288B। कैसे राउंडिंग ऑफ करना है? बहुत इजी है। समझो कि आपकी इनकम या आपका टैक्स 2,05,247 आया 0.99 पैसे। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, 2,05,247.99 पैसे। कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे? समझो या तो ये इनकम का अमाउंट है या तो ये टैक्स का अमाउंट है। अरे ये या तो NTI है या तो टैक्स है। कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे? बहुत सिंपल। पहले तो आप पैसे का जो अमाउंट है ना, पैसे, उसको इग्नोर करो। पैसे जो है उसको इग्नोर करो। लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट अगर वो 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा, 5 और मोर देन 5, तो आपको राउंडिंग ऑफ है ना हायर साइड पे करना पड़ेगा, नियरेस्ट 10 पे। समझो कि ये अमाउंट 2,05,245.67 पैसे होता, तो वापस से कहना इसे सेम 2,05,250। 5 या 5 से ज्यादा है ना लास्ट नंबर, पैसे को तो इग्नोर करना है अपने को। और लास्ट में अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूँ 2,05,244.75 पैसे, तो इसको इग्नोर करो। अब लोअर साइड पे राउंडिंग ऑफ करो 240 पे, 5 से कम है तो लोअर साइड पे। ये सब अभी रेलेवेंट नहीं है, ये सब जब आप फाइनल टोटल इनकम के क्वेश्चंस करोगे तब ज़्यादा रेलेवेंट होगा। बट आपको सिर्फ पता होने चाहिए दो सेक्शंस हैं, एक इनकम को राउंडिंग ऑफ किया जाता है और एक टैक्स को राउंडिंग ऑफ किया जाता है। इनकम का राउंडिंग ऑफ इज गिवन इन सेक्शन नंबर 288A एंड टैक्स का राउंडिंग ऑफ इज गिवन इन सेक्शन नंबर 288B। बराबर? चलो ये लास्ट नोट थी, कॉपी कर लेंगे। डन? चलो अब आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का जितना मुझे पार्ट सिखाना था पहले वो कंप्लीट हुआ। थोड़े बहुत पॉइंट्स है पेंडिंग, बट वो अभी समझेंगे भी नहीं आपको, तो उतना अभी मैंने स्किप किया है। जो रेलेवेंट चीज़ है वो सिखा दी है। अब अपन जा रहे चैप्टर नंबर 2 पे। इसका मैं आप लोगों को अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, चैप्टर का बेस बना रहा हूँ पूरा। अभी ध्यान से समझना। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है चैप्टर नंबर 2 जो है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम।
ये चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। ये चैप्टर इंटर सीए लेवल पे तो है ही, मतलब रेलेवेंट, फाइनल सीए में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है ये चैप्टर। अब ध्यान से समझो, ये चैप्टर में आपको 2 पार्ट्स में सिखाया जाएगा। पहले आपको सिखाया जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस, दूसरा पार्ट आपको जो सिखाया जाएगा वो है स्कोप ऑफ इनकम। पहला तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, वाई दिस चैप्टर इज देयर इन योर सिलेबस। क्या है ये चैप्टर के अंदर, रीजन क्या है ये चैप्टर बनाने के पीछे। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। आप एग्जांपल लो विराट कोहली का। विराट कोहली जो है वो इनकम अर्न कर रहा है क्रिकेट खेल के भी, काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स करके भी वो इनकम अर्न कर रहा है। नाउ विराट कोहली इज अर्निंग इनकम इन इंडिया, प्लस विराट कोहली इज अर्निंग इनकम आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। आउटसाइड इंडिया भी वो इनकम कमा रहा है। समझो उसका एक घर है आउटसाइड इंडिया और वो घर उसने भाड़े पे दे दिया है, अभी तो रेंट आ रहा है वहां से। सो विराट कोहली जो है वो इनकम इंडिया में भी कमा रहा है और विराट कोहली इनकम आउटसाइड इंडिया भी कमा रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि विराट कोहली को कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो अब विराट कोहली को इंडिया में कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, दैट डिपेंड्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ विराट कोहली। मतलब पहले आप विराट कोहली का क्या चेक करो, रेसिडेंशियल स्टेटस। आप चेक करो कि क्या विराट कोहली रेसिडेंट है कि विराट कोहली नॉन रेसिडेंट है इंडिया में। विराट कोहली का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस विल डिसाइड ऑन विच इनकम यू आर लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। सो आपको पहला रीजन क्यों ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, व्हाई दिस चैप्टर इज देयर इन योर सिलेबस, टू डिटरमाइन ऑन विच इनकम पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा। अगर विराट कोहली इनकम कमा रहा है इंडिया में भी, विराट कोहली इनकम कमा रहा है आउटसाइड इंडिया भी, कौन सी इनकम पे उसको इंडिया में टैक्स लगेगा, वो किस पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है विराट कोहली के रेसिडेंशियल स्टेटस पे। अब ये पहला रीजन है आपको ये चैप्टर पढ़ाने के पीछे। दूसरा रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इज फर्स्ट। दूसरा रीजन क्या है पढ़ाने के पीछे ये चैप्टर, तो दूसरा रीजन है कि आपके जो टैक्स रेट्स है ना, टैक्स रेट्स वो भी कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करते हैं। आप थोड़ा सा याद करो, ऑप्शनल स्कीम में अगर आप रेसिडेंट हो और सीनियर सिटीजन हो, कहने से आपका स्लैब रेट 0 to 3 लाख है। बट अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और सीनियर सिटीजन हो, कहने से आपका 0 to 2.5 लाख। ऑप्शनल स्कीम में ही अगर आप रेसिडेंट प्लस सुपर सीनियर सिटीजन हो तो इट इज 0 to 5 लाख। अगर आप नॉन रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन हो, इट इज 0 to 2.5 लाख। रिबेट का जो बेनिफिट है कहने से वो रेसिडेंट को ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं टैक्स रेट भी टू सम एक्सटेंट टैक्स रेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, योर रेसिडेंशियल स्टेटस। बट आपको कोई पूछे ना कि रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर आपको पढ़ाया क्यों गया है, व्हाई दिस चैप्टर इज देयर इन योर सिलेबस। फर्स्ट रीजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज टू चेक वेदर यू आर लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया ऑन फॉरेन इनकम्स और नॉट। आपको कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा, थोड़ा सा दिमाग चलाएगा ना आप लोग। अगर आप इंडिया में इनकम कमाएगा तो इंडिया वाला टैक्स लेने वाला ये रहे। मेन आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है पता है ये चैप्टर, जस्ट टू चेक फॉरेन इनकम्स पे इंडिया में टैक्स लगेगा।
सो पहले रीजन समझो ये चैप्टर बनाया क्यों गया है। तो पहला रीजन है कि कौन सी इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, वो आपको पता चलेगा थ्रू योर रेसिडेंशियल स्टेटस। और दूसरा रीजन क्या है? तो दूसरा रीजन इज टैक्स रेट। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको पता है पर्सन का डेफिनेशन करवाया था। पर्सन, कितने लोग थे पर्सन के डेफिनेशन में? 7 टाइप के पर्सन्स थे, 7। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, AJP। अब ध्यान देना, अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं, समझो। आप पहले तो इंडिविजुअल हो कि HUF हो वो चेक करो कि फिर आप अदर्स कैटेगरी में फॉलो हो रहे हो। अगर आप इंडिविजुअल HUF नहीं हो तो इसका मतलब अदर्स में कौन कौन आ जाएगा? कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, AOP, BOI एंड AJP, ये लोग सब अदर्स में फॉलो होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हो या अगर आप HUF हो तो आपके केस में पहले 2 पार्ट्स होंगे। या तो आप रेसिडेंट रहोगे इंडिया में या तो आप नॉन रेसिडेंट होंगे। और अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप रेसिडेंट हो, अगर आप कौन हो बोलो जरा? रेसिडेंट हो, तो रेसिडेंट में वापस से 2 पार्ट होंगे। या तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रहोगे या फिर आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रहोगे। एक मिनट, इंडिविजुअल और HUF पहले क्या चेक करेंगे हम लोग? क्या वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? अगर इंडिविजुअल एंड HUF बोलो क्या है? रेसिडेंट, तो आप आगे चेक करोगे क्या कि क्या वो लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि क्या वो लोग रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। एंड जो ये अदर्स है ना, अदर्स, जो लोग अदर्स में आएंगे उसमें देयर आर ओनली 2 पार्ट्स। बहुत सिंपल है, क्या? या तो ये लोग रेसिडेंट होंगे या तो ये लोग नॉन रेसिडेंट होंगे। उसमें कुछ है ही नहीं दिमाग चलाने जैसे। अगर आप ध्यान से सुनना, अभी अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, अगर आप कौन हो? रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, तो अब रूल ऐसा है कि आपको जो भी इनकम इंडिया से आएगी दैट इज इंडियन इनकम, प्लस आपको जो भी इनकम फॉरेन से आएगी फॉरेन इनकम, आपको हम सब इनकम पे इंडिया में टैक्स लगाएंगे। सारी 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 वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल। अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, मतलब अगर विराट कोहली की हम बात करें तो विराट कोहली अगर क्या बन गया? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया, तो विराट कोहली को जो भी इनकम कहां पे आएगी? इंडिया में, प्लस जो भी इनकम कहां पे आएगी? फॉरेन में। सारी 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 वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल टू विराट कोहली इन इंडिया। विराट कोहली को वर्ल्ड इनकम पे टैक्स लगेगा। अगर विराट कोहली कौन है? RBNOR, तो विराट कोहली, फिर आपको इंडियन इनकम्स पे तो टैक्स लगेगा ही, इंडियन इनकम्स पे तो टैक्स लगेगा ही, बट फॉरेन इनकम में हम आपको सिर्फ थोड़ी फॉरेन इनकम्स पे ही टैक्स लगाएंगे एंड नॉट ऑल फॉरेन इनकम्स। सम फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल, नॉट ऑल फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल, ओनली सम फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल। एंड अगर विराट कोहली आप नॉन रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट, then only Indian incomes are taxable. If you are able to understand, irrespective of your residential status, can I say on Indian incomes you are liable to pay tax in India. अरे भाई इनकम इंडिया से आ रही है तो तेरा रेसिडेंशियल स्टेटस थोड़ी हम देखेगा। यू आर अर्निंग इनकम इंडिया, यू आर यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड यू आर अर्निंग इनकम, यू आर लायबल टू पे टैक्स. And if suppose you are a company, firm, local authority, AOP, BOI and AJP, now in this case if you are a resident person, then again Indian incomes plus all foreign incomes are taxable.
बैठ रहा है दिमाग में आपके? एंड अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो ओनली इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल, ओनली इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल। अब जो भी चीजें मैंने यहां पे ब्लू में लिखी है ना, ब्लू में ये चार्ट के अंदर, ये आपका फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले तो आपको ये सिखाया जाएगा ना कि विराट कोहली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी कब बनेगा, या फिर विराट कोहली रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी कब बनेगा, या विराट कोहली नॉन रेसिडेंट कब बनेगा। पहले आपको वो सिखाया जाएगा कि हाउ विराट कोहली इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और बट नॉट ऑर्डिनरी। एक बार विराट कोहली का रेसिडेंशियल स्टेटस पता चल गया, फिर हम सीखेंगे कि विराट कोहली की इंडियन इनकम क्या होती है और फॉरेन इनकम क्या होती है। तो जो रेड वाला पार्ट मैंने यहां पे लिखा है ना, ये आपका चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, दैट इज स्कोप ऑफ इनकम। तो चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें क्या सिखाया जाएगा आपको? तो पर्सन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बोला जाएगा, या पर्सन बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बोला जाएगा, या पर्सन नॉन रेसिडेंट कब बोला जाएगा, यह आपको पहले सिखाया जाएगा। हु इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हु इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हु इज नॉन रेसिडेंट, यह आपको पहले सिखाया जाएगा। पहले आप रेसिडेंशियल स्टेटस सीखो क्या है। आज विराट कोहली ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, बट नॉट ऑर्डिनरी है कि नॉन रेसिडेंट है, ये पहले हम चेक करेंगे, और फिर हम विराट कोहली को बोलेंगे कि विराट कोहली अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, देन इंडियन इनकम्स पे तो टैक्स आएगा ही, प्लस फॉरेन। तो आपको वहां पे सिखाया जाएगा व्हाट इज इंडियन इनकम एंड व्हाट इज फॉरेन इनकम। बैठा ये दिमाग में पहले? तो पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वाई दिस चैप्टर इज देयर इन योर सिलेबस, क्यों पढ़ रहे हैं। पहला ही रीजन क्या है, कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा। दूसरा रीजन टैक्स रेट। अब पर्सन जो है वो 7 कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ है ना, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। या तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, या तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, या तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नॉन रेसिडेंट होंगे। और अदर्स में देयर आर ओनली 2 पार्ट्स, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते हो तो वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल, दैट इज वॉट एवर इनकम यू अर्न इन इंडिया, वॉट एवर इनकम यू अर्न आउटसाइड इंडिया, सब पे टैक्स लगेगा। इफ यू आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देन इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल प्लस 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 सम फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल, एंड इफ यू आर नॉन रेसिडेंट देन ओनली इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल। अगर आप लोग अदर्स में फॉलो जाते हो और रेसिडेंट हो तो इंडियन प्लस फॉरेन सब टैक्सेबल, एंड नहीं तो इंडियन पे टैक्स लगेगा। अब यहां पे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एक डाउट, ध्यान से सुनो, क्या डाउट आना चाहिए था? आ रहा है कुछ डाउट यहां पे अभी तक? क्या? हाँ, परफेक्ट, ध्यान देना। चलो, मिस्टर विराट कोहली समझो 2 मिनट के लिए कि इंडिया में बन गया है R&OR। क्या बन गया है इंडिया में? R&OR। इसका मतलब विराट कोहली को इंडियन इनकम पे भी टैक्स आएगा इंडिया में, और फॉरेन इनकम पे भी आएगा। लेट अस अज्यूम विराट कोहली इज अर्निंग सम इनकम फ्रॉम यूके। कहां से आ रही है उसको इनकम? यूके से। समझो इधर से यूके से उसको 10 करोड़ की इनकम आ रही है, और विराट कोहली की इंडिया में जो इनकम है वो समझो कि 50 करोड़ से। अब कहने से इंडिया वाले क्या बोलेंगे, इंडिया वाले विराट कोहली को इंडिया में, कि भाई तुझे तो 50 करोड़ पे भी टैक्स आएगा और तुझे तो 10 करोड़ पे भी टैक्स आएगा, मतलब कहने से 60 करोड़ पे तुझे टैक्स लग जाएगा इंडिया में। बोलो हाँ या ना? विराट कोहली, यू आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, 60 करोड़ पे तुझे टैक्स। यूके वाले क्या बोलेंगे उसको? यूके वाले, भाई तू 10 करोड़ हमारे यहां पे कमा रहा है, तो ये 10 करोड़ पे हमें टैक्स देके जा पहले तू। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? ये 10 करोड़ 2 बार टैक्स हो रहा है, 2 बार। एक बार टैक्स कौन ले रहा है? यूके गवर्नमेंट ले रही है एज पर यूके लॉस, और एक बार टैक्स कौन ले रहा है? इंडियन गवर्नमेंट ले रही है एज पर इंडियन लॉस। तो विराट कोहली जो है उसको 10 करोड़ पे 2 बार टैक्स लग रहा है, 2 बार टैक्स लगना, इसका मतलब क्या है? ये डबल टैक्सेशन। ये बोलो क्या है ये? 2 बार टैक्स लग रहा है। अब सोचो अगर यूके में टैक्स रेट 40% है,
और इंडिया में टैक्स रेट 30% है, मतलब 100 रुपया कमाया उसमें से 70 रुपया तो टैक्स चला गया उसका। सो बचा ही कुछ नहीं उसके हाथ में, ये तो डबल टैक्सेशन हो रहा है। अब क्या करें? अब ध्यान से सुनो, इंडिया ने क्या किया है पता है? इंडिया ने हर एक कंट्री के साथ अग्रीमेंट्स बनाए। क्या बनाए बोलो? जिसका नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। नाम ही पढ़ो, नाम से ही पता चल जाएगा। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना है, इसीलिए अग्रीमेंट बनाया। सो अग्रीमेंट्स आर मेड बाय इंडिया विथ एवरी कंट्री, और वो अग्रीमेंट के अंदर आपको क्या दिया जाता है? रिलीफ। आपको क्या दिया जाता है? रिलीफ। मतलब विराट कोहली को क्या करना पड़ेगा पता है? पहले इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स निकालो, उसके बाद जाओ DTAA पढ़ो, और DTAA में जो रिलीफ दी होगी ना वो अप्लाई करो। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मैंने DTAA निकाल के ही रखे है। तुम देखो यहां पे हर एक कंट्री के साथ अपना DTAA है। ये देखो यहां पे आपको कंट्रीज का पूरा नाम भी मिलेगा, ये दिख रहा है ना यहाँ पे कंट्री, ये हाँ, ये देखो हर एक कंट्री के साथ यहाँ पे DTAA है। और ये जो है ना ये सारे अग्रीमेंट्स ही है, ये सारे अग्रीमेंट्स है। आप क्लिक करोगे कोई भी अग्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा अग्रीमेंट है। देखो इसके अंदर सारे आर्टिकल्स होते हैं, ये सारा हर एक कंट्री के साथ ऐसा अपन ने अग्रीमेंट बनाया। बैठ रहा है आपके दिमाग में, कुछ जा रही है चीजें? तो ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है सारे अग्रीमेंट। विराट कोहली को क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स निकालना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अग्रीमेंट देखना पड़ेगा, और अग्रीमेंट में जो भी आपको रिलीफ दी गई है वो रिलीफ अप्लाई करनी पड़ेगी। आप लोगों को अभी एट प्रेजेंट इंटर सीए में ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट नहीं है सिलेबस। आप लोग ये सारी चीजें फाइनल में पढ़ने वाले हो। फाइनल सीए के अंदर देर इज वन पार्ट ओनली इंटरनेशनल टैक्सेशन करके, यहां पे भी तुम्हें दिख रहा होगा, ये दिख रहा है इंटरनेशनल टैक्सेशन करके, यहां पे भी लिखा है। ये सब चीजें आप लोग फाइनल सीए में पढ़ोगे। तो फाइनल सीए में आपको बताया जाएगा कि ये अग्रीमेंट किस तरह से बनते हैं, ये अग्रीमेंट किस तरह से पढ़े जाते हैं। ये सब चीजें आप फाइनल में जब आओगे तब आप पढ़ोगे। एट प्रेजेंट अपने को सिलेबस में सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट ही है, बस बाकी कुछ नहीं है। तुम्हें थोड़ा बहुत समझा कि नहीं समझा? सो थ्रू दिस अग्रीमेंट वी गिव रिलीफ, एंड देयरफॉर दिस डबल टैक्सेशन जो हो रहा है ना इज अवॉइडेड, वो अवॉइड हो जाता है। तो देयर इज नो डबल टैक्सेशन, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं। बट यस, तुम्हारे सिलेबस में अभी सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट ही है, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हम देखने जाएंगे तो डबल टैक्सेशन होगा, बट एट दी एंड उसको रिलीफ भी मिलेगा। समझा? अब तुम्हारे इसके अलावा जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो मुझे, कुछ भी डाउट तुम्हें। ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना मजा आएगा तुम्हें, बहुत ही मजा आता है। ये सब प्रैक्टिकली जब इंटरप्रिटेशन करने की बात आती है ना तब बहुत मजा आता है, क्योंकि तुम देखोगे देर आर, मतलब इतना सब लोग बैठ के जब इंटरप्रेट करना स्टार्ट करते हैं ना, इतने सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस निकलते हैं ना जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं खुद KPMG में जॉब पे था पहले, आई वॉज इनटू इंटरनेशनल टैक्सेशन ओनली। सो एक नॉन रेसिडेंट पर्सन अगर आउटसाइड इंडिया से इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसका टैक्स किस तरह से निकालना है ना, वो डिपार्टमेंट में मैं था। तुम सोचो हर एक कंट्री से लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में। मेनली आई वॉज इनटू शेयर्स, कि वो लोग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोगों को उनको यही बताना था कि कितना टैक्स आएगा, क्योंकि जब यहां से अमाउंट आउटसाइड इंडिया आप रिपैट्रिएट करते हो ना तो यू शुड डिडक्ट टैक्स एंड देन यू शुड रिपैट्रिएट, ऐसा एक रूल्स है सारे। सो मैं उस डिपार्टमेंट में था, एंड आप देखोगे हर एक कंट्री का अग्रीमेंट पढ़ना पड़ता है, इनकम टैक्स एक्ट देखना पड़ता है। अब इसके ऊपर है ना कमेंट्रीज आती है, कमेंट्रीज टैक्स के ऊपर।
एक बहुत फेमस ऑथर है संपद अय्यंगर करके, उसकी कमेंट्रीज भी रहती है। मतलब कमेंट्री मतलब क्या रहता है पता है, उसमें हिस्ट्री रहता है कि ये एक्ट में पहले, दिस इज राइट नाउ इनकम टैक्स एक्ट 1961, अर्लियर इट वाज इनकम टैक्स एक्ट 1922। तो 1922 की एक्ट में प्रोविजन क्या था, 1961 की एक्ट में प्रोविजन क्या है, और एट प्रेजेंट प्रोविजन क्या है। आपको कभी भी कमेंट्री अपडेटेड नहीं मिलेगी, क्योंकि कमेंट्री बनाते बनाते ही है ना, अभी आज बनाने बैठे ये साल की कमेंट्री, तो उसको बनाने में 4 साल लग जाएगा, तो 4 साल तक और चेंजेस आ जाएंगे। आपको कमेंट्री मिलेगी बट 4 साल पूरा नहीं मिलेगी। मेरे पास 2011 का कमेंट्री है, तो मैं खुद वो कमेंट्री रीड करता हूं, पर वो बुक बहुत वास्ट है। वो सब जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना उनके काम का है। 15,000 पेजेस का बुक है वो। देयर आर टोटल 8 मॉड्यूल्स। एक एक बुक तुम देखोगे तो इतना बड़ा बड़ा बुक आता है। ये सब कमेंट्रीज आपको पढ़नी पड़ती है प्रैक्टिकली, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब जब तुम ऐसे बिग 4 में काम करने जाओगे तो बिग 4 में लाइब्रेरी सेक्शन ही होता है, वहां पे ये सारी कमेंट्रीज रखी होती है। DTSS तो ये डायरेक्टली अवेलेबल ही होते हैं, DTSS में कोई पॉइंट ही नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट डायरेक्टली वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये सब चीजों को ध्यान में रख के आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना है। सो अंडरस्टैंड, थिंग्स आर नॉट इजी प्रैक्टिकली ऑल्सो, पर जब तुम सब्जेक्ट के अंदर घुस जाते हो ना, देन यू लव कि भाई यार ये मजा आ रहा है यार, हम लोग सर्च करते हैं, चलो इस पे हम थोड़ा रिसर्च करते हैं। सो आप लोग जब ये प्रैक्टिकल सब चीजें देखोगे, फाइनल सीए में तो मैं आपको 100% बोल रहा हूं, ये सब DTAA ये वो सब रट्टा हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा DTAA मैंने खुद ने वैसे ही पढ़ा हुआ है। सो फाइनल सीए में आपको पूरा DTAA बताया जाएगा किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट्स है उसके अंदर, क्या क्या है कमेंट्रीज। अभी तो भी सिलेबस थोड़ा कम हो गया है फाइनल सीए का। अभी पता है बीच में इलेक्टिव पेपर करके था फाइनल में, जो अभी चेंज कर दिए। इलेक्टिव पेपर के अंदर इंटरनेशनल टैक्स था, जो इतना डिटेल में था जो नॉर्मल पेपर में नहीं है अभी। तो मैं तो वो लेवल पे भी मैंने एक्सप्लेन किया उन लोगों को, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कमेंट्री भी है, मेरे पास सारे फ्रेंड्स भी है जो लोग बिग 4 में है, तो मेरे पास सब डेटा आ जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। सो अंडरस्टैंड, जब आप चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे आपको बहुत मजा आएगा। तो ये DTAA पढ़ना है, किस तरह से DTAA बनते हैं, बनने के बाद उसको किस तरह से पढ़ना रहता है, हाउ टू इंटरप्रेट। आई थिंक आपको ऐसा कोई चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करके, कुछ नहीं पता। ओके, ऐसा एक चैप्टर ही आता है हाउ टू रीड लॉ। लॉ है ना किस तरह से पढ़ा जाता है, तो ये DTAA भी किस तरह से रीड किए जाते हैं, ये सब आप फाइनल में पढ़ोगे। ठीक है, फाइनल का भी थोड़ा लंबा जर्नी है अपना, बट ये जो मैं आपको बता रहा था क्या, कि जो आपने भी डाउट पूछा कि डबल टैक्सेशन होगा, तो वो नहीं होता है डबल टैक्सेशन, क्योंकि DTAA बनाए गए। अब हम लोगों को पहले तो हर एक पर्सन, 7 लोग हैं, 7 का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है। 7 का क्या पढ़ना है, रेसिडेंशियल स्टेटस। और आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है एवरी ईयर। And there can be a case that in 1 year you are ordinarily resident, in 2nd year you are a non-resident, in 3rd year you are but not ordinarily resident. So your residential status can vary every year. हर साल आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है, आपको हर साल आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। हर साल आपको आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, पहले दिमाग में वो डाल दो। So every year you will check residential status for every person, that is individual, HUF, company, AOP, BOI, सबका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा, और सबका रेसिडेंशियल स्टेटस हमें हर साल चेक करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा टाइम इंडिविजुअल में ही जाने वाला है, बाकी सब जितने भी बचे लोग हैं ना, वो 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अभी, ध्यान से सुनना। रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। चलो, इंडिविजुअल पहले तो कितने पार्ट में डिवाइड होता है बोलो? 2 पार्ट में डिवाइड होता है।
या तो इंडिविजुअल क्या हो सकता है बोलो, रेसिडेंट, या फिर वो क्या हो सकता है, और अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो आगे दो वापस से दो पार्ट, क्या क्या, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। बोलो यस के नो। अब इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट है, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट है, ये डिपेंड करता है ऑन बेसिक कंडीशन। बोलो किस पे डिपेंड करता है, बेसिक कंडीशन के ऊपर। अब बेसिक कंडीशन जो है ना, बेसिक कंडीशन वो है दो बेसिक कंडीशन है दो। अगर आप दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देते हो, एक, क्या बन जाओगे, रेसिडेंट, एनी वन, यू आर अ रेसिडेंट। एंड अगर आप एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, नन, अगर आप एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, नन, तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट कब बनोगे आप, एक बेसिक कंडीशन। कितनी बेसिक कंडीशन है, दो। ये दोनों बेसिक कंडीशन के बीच में वर्ड क्या है, एंड है कि और है, और है। अब दो बेसिक कंडीशन है, अगर आप दो बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन को क्या कर दोगे, बोलो सेटिस्फाई, तो क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। और दोनों में से एक भी नहीं की तो क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट। आप रेसिडेंट बन गए अभी, ठीक है। अब आप क्या चेक करोगे, वेदर यू आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट और वेदर यू आर बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट डिपेंड्स ऑन फ्रेंड्स एडिशनल कंडीशंस। बोलो किस पे डिपेंड करता है, एडिशनल कंडीशन। वापस से दो एडिशनल कंडीशंस है, वापस से कितनी एडिशनल कंडीशंस है, दो। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों, बोथ, देन यू आर रेसिडेंट बट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इसका मतलब एनी वन और नन, क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो आपको कोई पूछे हु इज रेसिडेंट, तो आंसर क्या होगा आपका, द वन हु सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, the one who satisfies both the additional conditions. Who is resident but not ordinary resident, the one who satisfies one basic condition and it doesn't satisfy either both additional or one additional condition. Who is non-resident, the person who doesn't satisfy basic condition only. आपको मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ऐसा बोला होगा कि रेसिडेंट का मतलब ऐसा पर्सन जो इंडिया में रहता है। अब से रेसिडेंट मतलब वो नहीं, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि आज के दिन के लिए ऐसा समझो कि रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में रहता है। अब से तुम्हें कोई पूछे हु इज रेसिडेंट, तो आपका आंसर क्या होगा, जो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो रेसिडेंट है। हु इज नॉन रेसिडेंट, जो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नॉन रेसिडेंट है। अब से आपका आंसर वो होगा, अब से अपना ये नहीं आंसर होगा जो पर्सन इंडिया में रहता है वो रेसिडेंट, जो आउटसाइड इंडिया रहता है वो नॉन, ऐसा नहीं है। जो पर्सन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो रेसिडेंट, जो पर्सन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नॉन रेसिडेंट। बैठा, दिमाग में बैठा। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, ये जो एडिशनल कंडीशंस मैंने आपको लिखा ही नहीं अभी तक, जो बताया पॉइंट, ये दोनों एडिशनल कंडीशन के बीच में वर्ड क्या है, एंड के और, एंड। तो बेसिक कंडीशन के बीच में वर्ड क्या है, और, एडिशनल कंडीशन के बीच में वर्ड क्या है, एंड। अब सुनो, मैं सिर्फ है ना सिर्फ कंडीशन नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ देखो मैं आपको कैसे लिखा के समझा रहा हूं। सिर्फ बेसिक कंडीशंस कितनी है, बेसिक कंडीशन बताएंगे पहले, दो। बेसिक कंडीशन ए एंड बेसिक कंडीशन बी। चलो मुझे बताओ, ये बेसिक कंडीशन ए लिखेंगे हम, बाद में लिखेंगे, आज नहीं कल करेंगे। ये अगर सेटिस्फाई हो जाती है, यस सेटिस्फाई, बोलो क्या बन जाओगे आप। और ये अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो, अरे क्या नॉन रेसिडेंट रे, सेकंड कंडीशन चेक करने का रे। ये अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सेकंड कंडीशन चेक करने का।
अच्छा, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो रेसिडेंट, और सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ ना तो नॉन रेसिडेंट। पहले ये स्ट्रक्चर समझ में आया तुम्हें? अच्छा, अगर तुम यहां से रेसिडेंट बन जाते हो, रेसिडेंट, तो क्या चेक करोगे अभी? हाँ, ऑर्डिनरी। उसके लिए क्या चेक करोगे रे? एडिशनल कंडीशन। कितनी एडिशनल कंडीशन है? 2। एडिशनल कंडीशन नंबर 1, एडिशनल कंडीशन नंबर 2। 2 एडिशनल कंडीशन इधर लिखेंगे अपन, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये फर्स्ट वाली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो डायरेक्टली आरबीएनओआर ना। अरे यार, क्या चेक करने की जरूरत है सेकेंड कंडीशन? अच्छा, ये हो गई तो सेकेंड चेक करो। अच्छा, सेकेंड नहीं हुई तो वापस से आरबीएनओआर, एंड सेकेंड भी हो गई तो आर एंड ओ आर। बोलो, ये समझा? कंडीशन अभी तक पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपको, मैंने आपको सिर्फ अभी स्ट्रक्चर बता दिया। कंडीशन अपन कल डिस्कस करेंगे, बराबर? तुम्हें ये पक्का समझा इतना? कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। चलो, चैप्टर का नाम लिखो। ये इधर तक लिखना है आपको, इधर तक लिखना है, ये कल लिखेंगे यहां से। कल आपका डीटी सिनॉप्सिस का बुक लेके आना, कैरी करना डीटी सिनॉप्सिस।